वेलकम टू कंपाइल करो। क्या आपको भी 25 लाख की नौकरी चाहिए? किस तरीके से लोग डेटा इंजीनियरिंग को सीखकर 25 से 30 या 40 लाख की नौकरी ले रहे हैं? अगर इसी तरह की नौकरी अगर आपको चाहिए और आपको अपने डेटा इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को एकदम बेसिक क्लियर करना है, तो इस वाले सेशन को आप एंड तक देखना। आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बेसिस पे आप इजीली डेटा इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू से कि किस तरीके से पूरा का पूरा डेटा आर्किटेक्चर और डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर बेसिकली काम करता है। क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग में एक डेटा को, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आपको स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके ऊपर अपन बिजनेस रिपोर्टिंग बनाते हैं। और बिजनेस रिपोर्टिंग के बेसिस पे बिजनेस टीम जो है डिसीजन लेती है कि बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करवाना है। सो अंडर द लाइन हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हर एक चीज काम करती है, किस किस तरह के प्रोसेस होते हैं, किस किस तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं और किस किस तरह के टूल्स होते हैं और उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं। तो आपके पास में अगर मान लीजिए बहुत सारे डेटाबेसेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास में माइस्क्यूएल है, आपके पास में इलास्टिकसर्च है, आपके पास में कैसेंड्रा है, आपके पास में सिला है। ठीक है, इन सारे डेटाबेसेज में आपकी कोई ना कोई सर्विस होगी जो कि डेटा पुश करती होगी, और इस सारे डेटा को आपको एक सेंटर प्लेटफॉर्म पे चाहिए, क्योंकि आपको अक्रॉस द डेटाबेसेस में ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो आप माइस्क्यूएल से कैसेंड्रा के डेटा पे डायरेक्टली ज्वाइन तो लगा नहीं पाएंगे, तो आपको डेटा एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। और आपके पास मान लीजिए डिफरेंट सोर्सेज है डेटा के। फॉर एग्जांपल एक सीआरएम का पोर्टल है आपके पास में, ठीक है ना, एक आपके पास ईआरपी का पोर्टल है, एक आपके पास फाइनेंस का पोर्टल है। इन सारे पोर्टल्स का डेटा जब आपके पास सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज में आएगा, उसके ऊपर फिर आप बिजनेस रिपोर्टिंग प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। उसके ऊपर आप एक डैशबोर्ड बना पाएंगे। तो उसी को स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे डेटा स्टोरेज है और डेटा सोर्सेज है बहुत सारे, राइट। उसके बाद डेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो बेसिकली आपके पास में दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आपके पास स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में होता है, एक आपके पास बैच फॉर्मेट में होता है। स्ट्रीमिंग में आपका मतलब टाइम सीरीज और रियल टाइम डेटा होता है। बैच का मतलब आपने 10 मिनट का डेटा एक साथ बैच करके फिर फाइनली भेज दिया। ठीक है, उसके फिर ऊपर आप देखोगे डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस। तो बेसिकली डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस होता है? डेटा लेक में आपके पास में जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और डेटा वेयर हाउस में जो आपके पास डेटा होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, उसके ऊपर आप बिजनेस रिपोर्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो डेटा लेक से डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके बाद में फिर उसको डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। ठीक है, उसके ऊपर फिर आपके पास बहुत सारे क्वेरी करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बिग क्वेरी आपके पास में एक टूल होता है, आपके पास में अथेना एक टूल है, प्रेस्टो उसके बिहाइंड द सीन प्रेस्टो इंजन उसके लिए यूज करते हैं जो कि फेसबुक ने बनाया है। तो इस तरीके से काफी सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू फिर आप उस वाले डेटा पे क्वेरी करते हो। क्योंकि डेटा का साइज बड़ा होता है इसलिए इनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो बिग डेटा आर्किटेक्चर के फॉर्म में आती हैं ये चीजें। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस वाले डेटा को मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए आप इस वाले डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आया कि आपके पास एक अंडरलाइन डेटा सोर्सेस थे, उसको फिर आपने दो पाइपलाइन में पुश करा, स्ट्रीम और बैच वाली में। उसके ऊपर फिर आपने कुछ एक प्री प्रोसेसिंग करी और आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग करी। उसके बाद आपने डेटा को एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा किसी डेटा स्टोरेज में। फिर उस वाले डेटा स्टोरेज से आपके पास में क्वेरी इंजन होंगे, क्वेरी इंजन के बाद में फिर आपके पास में डैशबोर्ड होगा जहां पे आप क्वेरी वगैरह करके फिर डेटा को आप डिस्प्ले करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या होता है दो इंपॉर्टेंट में? सबसे पहला होता है ETL की पाइपलाइन और ELT की पाइपलाइन। सो बेसिकली दो तरह की पाइपलाइन होती है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये होता है आपके पास में लोड। सो बेसिकली ये होता क्या है? सो आप जब यहां से डेटा लेके आए तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। आपने डेटा निकाला और फिर आपने जो प्रोसेसिंग करी उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और फाइनली जब आप डेटा को लोड कर रहे हैं यहाँ इन दोनों वाली लेयर में, उसको बोलते हैं आपको लोड। ठीक है, ELT थोड़ा सा ELT में आप लोड पहले लोड करते हो फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग करते हो। ठीक है, तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। इसके बाद में एक और चीज होती है, आपके पास में दो तरह की पाइपलाइंस होती हैं, OLAP OLTP। ठीक है, बैच पाइपलाइन को बोलते हैं OLAP, स्ट्रीम पाइपलाइन को बोलते हैं OLTP। तो OLAP का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मतलब आप बैचेस में डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं एनालिटिक्स के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑनलाइन, इसका मतलब आप रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं जिससे आपको रियल टाइम रिपोर्ट मिल जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हर एक चीज को एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा,
किसी भी तरह का डाउट हो और आपको इन चीजों के बारे में अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहां पे आके मैं आपको डिटेल में आंसर करूंगा उन चीजों का। ठीक है, सो हमने एक ओवरव्यू देखा किस तरीके से पूरी चीज काम करती है। ठीक है, ओवरव्यू है ये। अब इसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होते हैं, लैम्बडा आर्किटेक्चर होता है और एक कप्पा आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे लैम्बडा और कप्पा आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। सो लैम्बडा आर्किटेक्चर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो दो तरीके से होती है, बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, और कप्पा आर्किटेक्चर में जो आप प्रोसेसिंग करते हो वो आपकी ओनली स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, उसमें भी आप बैच प्रोसेसिंग का सपोर्ट डाल सकते हैं, बट वो इतना इफिशिएंट नहीं होता है। इस वजह से जब लार्ज स्केल हिस्टोरिकल डेटा हो आपके पास में और रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने हो तो आप लैम्बडा आर्किटेक्चर के पास में जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हाई एक्यूरेसी और रिकम्पिटिशन अगर चाहिए तो आप जाएंगे अगेन लैम्बडा आर्किटेक्चर के पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों पे यस लिखा है, यहाँ पे लिमिटेड है और पहले वाले में हार्ड है, क्योंकि वो वाला चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करना हार्ड होता है इस वाले आर्किटेक्चर में। तो ये आर्किटेक्चर की फॉर्मेट होता है जिसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। सिंपलिसिटी, रियल टाइम, फर्स्ट में अगर आप जाएंगे डेफिनेटली मैं कप्पा के साथ जाऊंगा। ठीक है, और मॉडर्न स्ट्रीमिंग के लिए अगर मैं देखूंगा काफका, फ्लिंक और ये, तो ये जनरली कप्पा आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, क्योंकि काफका के अंदर एक कंसेप्ट होता है, जब आप कोई भी डेटा जब कंज्यूम करते हैं काफका के अंदर, तो हम जब डेटा काफका का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सो कंज्यूमर में ऑप्शन होता है आपके पास में पोलिंग का। ठीक है, तो आप बैच के अंदर डेटा पोल कर सकते हो। ठीक है, तो आप बैच 100 का भी बना सकते हो, 10 का भी बना सकते हो और 1 का भी बना सकते हो। तो बेसिकली आप 1 बाय 1 मैसेज भी प्रोसेस कर सकते हो कंज्यूम में और बैच के अंदर भी प्रोसेस कर सकते हो। ये किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसके बारे में अपन वहां पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन ने दो चीज सीख ली है, ओवरव्यू का आर्किटेक्चर किस तरीके से दिखता है और डेटा प्रोसेसिंग के दो आर्किटेक्चर लैम्बडा और कप्पा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अपन इसके बाद अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक डिसीजन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह के डेटा के लिए आपको उस तरह का आर्किटेक्चर चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे सेशन में हम दो आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है आपके पास में हुडी, एक होता है आपके पास में आइसबर्ग। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये उबर ने बनाया है और ये नेटफ्लिक्स ने बनाया है। ठीक है, दोनों के अपने अपने पर्पज है जिसके लिए इन दोनों को यूज किया जाता है। दोनों का अपना अपना एक आर्किटेक्चर का फॉर्मेट है, दोनों का एक सपोर्टिंग स्किल है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो बेसिकली इस पूरे डिसीजन मेकिंग पे आप जब आओगे, जब आपको एक बेस पता होगा, तो आपको एक सिंप्लिसिटी के लिए एक चीज बताता हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि आपको अपने डेटा को, ठीक है, एक किसी भी क्या बोलते हैं फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपके पास में मान लीजिए दो डेटा सोर्सेज है, एक मोंगो में है, एक आपके पास सिक्वल में है। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पास में एक डेटा सोर्स है S1 या आपके पास में S2 और इन दोनों को डेटा पे मैं ज्वाइन लगा के या दोनों का मैं प्रोसेसिंग करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इस वाली पाइपलाइन को मैं सिंप्लिसिटी में कैसे बनाऊंगा, इन दोनों आर्किटेक्चर के बिना। तो बेसिकली इन दोनों का डेटा मैं रीड करूंगा, रीड करने के बाद इनकी एक प्रोसेसिंग करूंगा, है ना। प्रोसेसिंग करने के बाद इनको मैं एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डालूंगा। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्यों डालना है ना, इसके पीछे का भी एक रीजन है, वो बताता हूं आपको अभी। मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डालूंगा और इसके ऊपर भी मैं कोई सा भी एक इंजन लगा दूंगा, चाहे एथेना लगा दूंगा, बिगक्वेरी लगा दूंगा, ट्रिनो लगा दूंगा, कोई भी एक इंजन लगा के वहां से डेटा निकाल लूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सेम फॉर इसके लिए मैं करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी डेटा को ना जब आप रीड करते हैं किसी भी सोर्स से, तो आप उसको एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं उस वाले डेटा को, फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डालते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपके पास S3 और मिनाया हो सकता है और उसके बाद फिर आप इसको अथेना के थ्रू या बिगक्वेरी के थ्रू या ट्रिनो के थ्रू आप इसको क्वेरी करते हैं। अभी अथेना, बिगक्वेरी, ट्रिनो क्या होता है, ये बिग डेटा जो आपके पास होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग, मतलब उसके ऊपर क्वेरी करने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं ये वाले आर्किटेक्चर। ठीक है ना, सो इनके बारे में अपन बाद में समझेंगे, पहले आपका मैं बेस क्लियर करवा रहा हूं जिससे आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो आपके पास S1 S2 दो डेटा सोर्सेस थे। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी डेटा सोर्स होता है ना, तो उसके ऊपर एक सीडीसी पाइपलाइन होती है। सीडीसी का मतलब क्या होता है, चेंज डेटा कैप्चर। तो लिमिटेड डेटाबेस इसका सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अगर आप माइस्क्यूएल की बात करेंगे तो बिल्कुल होता है, क्योंकि बिनलॉग के थ्रू आप डेटा रीड कर सकते हो। तो कैसे रीड करेगा, आपको डेटा को रो फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा। सो बेसिकली माइस्क्यूएल में डेटा स्टोर करने के लिए तीन तरह के फॉर्मेट होता है, रो फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट होता है, एक मिक्स होता है। सो जितने भी सीडीसी के आर्किटेक्चर होते हैं, सीडीसी के आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपके पास में डेबीजेम होता है, ठीक है, आपके पास में मैक्सवेल होता है,
ठीक है। मैक्सवेल लाइट वेट होता है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है डीबीजीएम, ठीक है ना। यहाँ पे किस टेबल से डेटा किस फॉर्मेट में कितने टाइम स्टैम्प के बाद लेना है, स्नैपशॉट लेना है कि इंक्रीमेंटल लेना है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो एक टेबल से डेटा आप जब सीडीसी के थ्रू फेच करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो इनके बारे में भी अपन डिटेल में, आर्किटेक्चर के बारे में अपन सेपरेट सेशन में डिस्कशन करेंगे। अभी अपन यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं किस तरह से चीजें होती हैं। तो आपके पास में एक सोर्स होता है, ठीक है। सोर्स से आपने सीडीसी लगाया, सीडीसी लगाने के बाद में आपने इसको प्रोसेसिंग में डाला, प्रोसेसिंग में डालने के बाद आपने इसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डाला, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के ऊपर फिर आपने क्वेरी इंजन्स लगा रखे हैं जहां से आप क्वेरी करते हो डेटा के लिए। सो बेसिकली अब आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक बेसिक चीजें काम करती है। तो मैं वापस ड्रॉ करता हूं चीजों को। तो आपके पास में एक सोर्स हो गया, ठीक है। सोर्स के ऊपर आपने सीडीसी लगाया, चेंज डेटा कैप्चर, ठीक है। चेंज डेटा कैप्चर के बाद में यहाँ पे मैं दो पाइपलाइन खोल देता हूं, एक बैच के लिए और एक स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब इन दोनों पाइपलाइन से डेटा आप जो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डाल दोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में डालने के बाद आप इसके ऊपर एक लेयर लगा दोगे, ठीक है। चाहे वो अथेना की लेयर हो या बिग क्वेरी की लेयर हो, ठीक है, या फिर आपके ट्रिनो की लेयर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंड टू एंड पाइपलाइन दिखता है। और फिर इसके ऊपर आपके पास डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में आपके पास में जो आ सकता है मेटाबेस आ जाएगा, बहुत सारे होते हैं, रीबेस आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारे डेटाबेस है। तो इस तरीके से आपका मतलब सोर्स, सीडीसी, बैच और स्ट्रीम का प्रोसेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, अथेना, इस लेयर के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोसेसिंग का, ठीक है। इस लेयर के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोसेसिंग का। उसी के लिए हुडी एंड आइसबर्ग के आर्किटेक्चर होते हैं। अब बात समझ में आई आपको? सो क्यों होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले बेसिक आपको एक चीज देता हूं मैं। सो किसी भी डेटा के अंदर किस किस तरह का डेटा फॉर्मेट हो सकता है? बेसिकली इंक्रीमेंटल डेटा ओनली। इंक्रीमेंटल डेटा का मतलब क्या होता है कि उन वाले में अपडेट नहीं होगा। आपने जो इंसर्ट कर दिया दैट्स सेट, तो इंसर्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इसके लिए पाइपलाइन बनाना आसान है, ठीक है। उसके बाद आता है अपसर्ट डेटा। अपसर्ट डेटा में आप क्या करते हैं? इंसर्ट भी करते हैं और डेटा को अपडेट भी करते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मतलब किस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं जिसके लिए हमको हुडी और आइसबर्ग टाइप के आर्किटेक्चर पे जाना पड़ता है। अपसेट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है? अगर आपने ऑन द फ्लाई डीडीएल ऑपरेशंस चलाए, डीडीएल ऑपरेशंस चलाए, मान लीजिए अभी मैं सिक्वल का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सारा कंप्लीट, ठीक है। डीडीएल ऑपरेशन में आप क्या करेंगे? कॉलम को रीनेम कर दोगे, नया कॉलम ऐड कर दोगे। कॉलम को रीनेम करना आसान चीज है, वो हैंडल हो जाएगा। लेकिन अगर कॉलम का डेटा टाइप अगर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, डेटा टाइप अगर आपने चेंज कर दिया ना, तो दिक्कत है। क्योंकि आप तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया उस वाले डेटा टाइप को, तो पहले तो डेटा आपका इंट में गया था, अब आपके पास डेटा फ्लोट में जा रहा है, तो फिर आपको डेटा की रिप्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। सो आप हर बार रिप्रोसेसिंग थोड़ी करो। अगर आपने साल में 10 बार अगर आपने इंट से फ्लोट 4 से 5 कॉलम को चेंज कर दिया, तो आप हर बार 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 उठा के डेटा की प्रोसेसिंग करोगे तो आपके अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगी। इसको बेटर वे में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इन सब के लिए हुडी एंड आइसबर्ग का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो आर्किटेक्चर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड को, ठीक है। हुडी एंड आइसबर्ग की मैं आपसे बात करता हूं। दिस इज द हुडी एंड आइसबर्ग, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना हुडी क्या है, आइसबर्ग क्या है। तो हुडी के पास में एक सपोर्ट होता है, ठीक है। मैं 2-3 चीज हाईलाइट करूंगा हुडी के लिए, आपको समझना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सो बेसिकली हुडी जो होता है उसके पास में COW और MOR इन दोनों का सपोर्ट होता है। अभी दोनों क्या होती है? कॉपी ऑन राइट और मर्ज ऑन रीड। जो हमने 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कशन करे थे कि आपके पास में अपसर्ट डेटा कैसे हैंडल होगा, और डीडीएल और डेटा टाइप चेंज, ठीक है ना। मतलब डेटा टाइप चेंज होगा तो स्कीमा में चेंज होगा इस वजह से, ठीक है ना। कॉपी ऑन राइट, जो भी डेटा आपके पास पाइपलाइन में आ रहा है, कॉपी ऑन राइट, तो उसी समय आप क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग उसकी एक बेस फाइल होगी और आपके पास जो नई फाइल बनी उसको डेल्टा फाइल बोलते हैं। उन दोनों को आप ऑन द फ्लाई मर्ज करोगे तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? आपके राइट स्लो हो जाएंगे, राइट स्लो हो जाएंगे क्योंकि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका डेटा जो है वो इवेंचुअल रियल टाइम होगा, मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को फॉलो करेगा। MOR होता है आपका रियल टाइम। क्यों होता है रियल टाइम ये वाला चीज? मतलब अप्रोक्सीमेट रियल टाइम ही होता है। तो MOR मर्ज ऑन रीड, क्योंकि डेल्टा फाइल को जब आप क्वेरी करने जाओगे तो वहां पे जो डेल्टा फाइल होगी उसको मास्टर डेटा फाइल के साथ प्रोसेसिंग करके मर्ज करके फिर फाइनल आउटकम देते हैं। इससे आपका
रीड स्पीड लेटेंसी बढ़ जाएगा, मतलब आपका रीड स्लो हो जाएगा। तो हर आर्किटेक्चर के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि रीड हैवी आर्किटेक्चर का प्रोसेस अलग होता है और राइट हैवी आर्किटेक्चर का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो सीओडब्ल्यू पे जाओगे तो आपके राइट स्लो होंगे, एमओआर पे जब आप जाओगे तो आपके पास रीड स्लो होंगे, ठीक है। ये दो तरह के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से डेटा वेयर हाउस के पाइपलाइन को डेटा रिफ्लेक्ट कराने के लिए, अपडेटेड डेटा रिफ्लेक्ट कराने के लिए, ठीक है। अब मैं आता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप देखो स्ट्रीमिंग इंजेक्शन, तो हुडी उसके लिए ऑप्टिमाइज है, क्योंकि हुडी के पास में खुद का सीडीसी है, इसलिए डेटा स्ट्रीमर बोलते हैं उसको। हुडी के पास में खुद का क्या है, सीडीसी होता है, ठीक है, डेटा स्ट्रीमर बोलते हैं, डेटा स्ट्रीमर। तो बेसिकली डेटा स्ट्रीमर क्या करता है कि आपको जो टेबल का होता है उसका बिनलॉग फाइल को रीड करेगा, बिनलॉग फाइल को रीड करने के बाद उस डेटा को काफका में डाल देगा। किसमें डाल देगा, काफका में। तो बेसिकली सीडीसी कैसे काम करता है, आपको डेटा रीड करा, रीड करने के बाद ये वाला डेटा आपको डाल दिया काफका के अंदर, ठीक है। अब डेटा जब काफका के अंदर गया तो यहाँ पे आप कंज्यूमर में बैच और स्ट्रीम दोनों चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो कप्पा आर्किटेक्चर वो काफका, फ्लिंक और स्पार्क में फॉलो करा जाता है, तो मतलब स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो काफका के अंदर आप बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से पॉसिबल बट नॉट मेन यूज केस। तो बेसिकली आइसबर्ग का जो आर्किटेक्चर है ना, एनालिटिकल, बेसिकली OLAP के लिए यूज करते हैं अपन आइसबर्ग का, ठीक है ना। OLTP के लिए यूज करता हूं मैं हुडी का, क्योंकि हुडी के पास में स्ट्रीमिंग का सपोर्ट है, वो भी बेटर सपोर्ट है इस वजह से, ठीक है ना। बैच ETL लोड्स, मतलब बैच ETL लोड में अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड वर्क्स बट हेवियर, मतलब कॉस्ट ज्यादा आती है, ऑप्टिमाइज होता है इस बार उस चीज के लिए। क्यों, क्योंकि ये MOR को फॉलो करता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे COW पे जाएंगे बैच ETL के लिए, ठीक है। CDC अपसेट एंड डिलीट्स बिल्ट इन सपोर्ट है, ठीक है, होता है। रिक्वायर्ड रीराइट स्लोअर, क्यों, अब उसका पीछे का रीजन क्या है, CDC का इनबिल्ट सपोर्ट है, मैंने बताया कि उसके पास डेटा स्ट्रीमर होता है। अपसेट एंड डिलीट्स, मैंने बताया कि जब आप कोई भी डेटा अपडेट करने जाते हो तो हुडी के अंदर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, एक बार उसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, सो आपको चीजें पहले क्लियर हो। सो देखते हैं कैसे काम करता है हुडी के अंदर। जब आप कोई भी डेटा लेके जाते हैं तो आपके पास एक काफका आया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में CDC है, ठीक है, ये काफका है। अब काफका के अंदर जब आपने डेटा देखा तो बेसिकली क्या, कौन कौन सी फाइल बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा फाइल बनती है, ठीक है, डेल्टा फाइल्स एक बनती है, कमिट फाइल, कमिट फाइल बनती है, डेल्टा फाइल बनती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके पास में क्या बनता है, क्या बोलते हैं उसको, डेटा फाइल बनती है। सो बेसिकली आप जब कोई भी डेटा फाइल जब बनाते हो, ठीक है, ये फाइनल फाइल होती है, इसके ऊपर आपकी क्वेरी काम करती है, ठीक है। कमिट फाइल क्या होता है कि किस टाइम स्टैम्प में, कितना डेटा अब तक अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ऑपरेशन आपने किए हैं तो एक कमिट फाइल से पता करता हूं कि यहाँ इस वाली टेबल में इतने टाइम स्टैम्प तक का डेटा अपडेटेड है और हमने सारा डेटा मर्ज कर दिया। डेल्टा फाइल में क्या होता है, आपके पास में क्रिएट, अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन जो होते हैं वो डेल्टा फाइल्स में रखते हैं, ठीक है। आप इफिशिएंसी के लिए अलग अलग डेटा फाइल पे बना सकते हैं, लेकिन हुडी कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। सो बेसिकली क्या करोगे, अब इन्हीं तीन डेल्टा फाइल को मर्ज करने का ऑपरेशन ही सबसे हैवी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा आर्किटेक्चर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको, आप ये डेल्टा फाइल को कैसे हैंडल करेंगे बेसिकली, राइट। इसी को ऑप्टिमाइज करना होता है, क्योंकि जो फाइनली आप डेटा ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जो आप डेटा डाल रहे हो ना, ठीक है, ये डेटा जाता है डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में। डेटा फ्रेम्स इम्यूटेबल्स होता है, DF जिनको बोलते हैं, और ये एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आपका, है ना, मैं बता रहा हूं, पार्किंग और एक आएगा एवरो। मैं जेसन, CSV, OCR इन चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत कम यूज होती हैं, इसलिए अपन मुद्दे की बात पे आएंगे कि पार्के और एवरो में क्या डिफरेंस होता है, कब पार्के यूज करनी चाहिए, कब एवरो यूज करना चाहिए। सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को, मतलब कॉलम के बेसिस पे एक फाइल बनाएगा, ठीक है, तो फिर आप कॉलम को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉलम के डेटा पे प्रोसेसिंग करना आसान ज्यादा होता है, इस वजह से जो राइट हैवी आर्किटेक्चर्स होते हैं बिग डेटा के लिए, वो कॉलमनर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कॉलम बेसिस का आर्किटेक्चर यूज किया जाता है राइट हैवी लोड के लिए, ठीक है। एक होता है एवरो, ये होता है रीड हैवी लोड के लिए। रीड हैवी क्यों, क्योंकि ये किस पे काम करता है, ये रो लेवल पे काम करता है। तो बेसिकली रियल टाइम स्ट्रीमिंग का टाइम सीरीज का जो डेटा आपके पास में होगा उसके लिए आप फाइल बनाओगे एवरो, और एनालिटिकल टाइप का जितना भी लोड होगा उसके लिए आप फाइल बनाओगे पार्किन। इन दोनों के अपने अपने कंप्रेशन के मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पार्के का सबसे फेमस कंप्रेशन होता है, अभी मैं नाम बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्नैपी कंप्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये गूगल ने बनाया था, इसके बारे में समझने की कोशिश करना, पढ़ना। इसका कंप्रेशन डिकम्प्रेशन काफी इफिशिएंट होता है,
मिनिमम, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि डीकंप्रेस जब आप चीजों को करते हैं ना तो कंप्यूट हैवी प्रोसेस होता है, टाइम भी ज्यादा लेता है, लेकिन काफी इफिशिएंट बनाया गया है स्नैपी कंप्रेशन को। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में जब सारे कंप्रेशन एल्गोरिथम को डिटेल से जानेंगे ना तब उसके बारे में समझेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में और एकदम सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो पार्के और एवरो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको देखना एनालिटिकल लोड के लिए मुझे पार्के फाइल में जाना है, और रियल टाइम और टाइम सीरीज टाइप ऑफ डेटा के लिए मुझे एवरो फाइल टाइप पे जाना है। अब आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया मुझे कब कौन सा फाइल फॉर्मेट स्टोर करना है। ठीक है, अब ये सारी फाइलें जो होती है ना ये पार्के और एवरो फॉर्मेट में स्टोर होती है। अब चीजें क्लियर हो रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा गिचपिट दिख रहा होगा, तो ये है डेल्टा फाइल, ये है कमिट फाइल, ये है आपका डेटा फाइल। ठीक है, फाइनली डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। और हुडी एंड आइसबर्ग दोनों वर्जन और स्नैपशॉट मेंटेन करके चलते हैं। जब आप कोई भी डेटा अपडेट करते हैं तो प्रीवियस वर्जन भी रखते हैं कुछ समय के लिए, जिससे आप रिवर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, वर्जनिंग और स्नैपशॉट दोनों मेंटेन करके चलते हैं। उन सबका डेटा जो होता है वो एक इनके अलग मेटा डेटा फाइल होती है, उसमें स्टोर करके जाता है। तो एक मेटा डेटा फाइल होती है। ठीक है, मेटा डेटा फाइल होती है ना। अब समझ में आ गई बात, मेटा डेटा फाइल होगी, डेल्टा फाइल होगी, कमिट फाइल होगी और आपका डेटा फाइल हो गया। आप सिंपली ऐसे बात, मेटा डेटा फाइल में भाई किस इस वाली टेबल के इस वाली फाइल का कौन सा वर्जन अभी रिसेंट में एक्टिव है, प्रीवियस वर्जन कौन सा था, कितने टोटल नंबर ऑफ रो काउंट कितने, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, ये सब चीजें डेटा कैसे इसको हेल्प करती है, क्योंकि डेल्टा में जब अगर मान लीजिए आपका दूसरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, तीसरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, ठीक है, इसके कोरोस्पोंडिंग आपको फिर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद ही तो आप उसका मर्ज ऑपरेशन कर पाएंगे और अपडेट ऑपरेशन कर पाएंगे। सो इसको ये सबसे हैवी ऑपरेशन होता है, ये सबसे हैवी ऑपरेशन है। ठीक है, इसी के लिए COW और MOR दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, कॉपी ऑन राइट और मर्ज ऑन रीड। कॉपी ऑन राइट में ये वाला ऑपरेशन पहले होगा, मर्ज ऑन रीड में ये वाला ऑपरेशन बाद में होगा। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो डेटा आया, इसको सबसे पहले मैंने क्या बोला कि डेटा फ्रेम्स इम्यूटेबल होता है। सबसे पहले आप मेमोरी में लोड करोगे डेटा को, मेमोरी में लोड करोगे सारे डेटा को, आपके पास पूरा डे खुल जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, और आपके पास जो डेटा डेल्टा फाइल आई है, ये डेल्टा फाइल किस वाले डेटा फाइल को बिलोंग करती है, ये जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे मेटा डेटा से और इसके कमिट फाइल से सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, मर्ज करूंगा और उसके बेसिस पे बताऊंगा कि ये इस वाली फाइल को बिलोंग करती है। उस वाली फाइल को मेमोरी में लोड करने के बाद इस डेटा को लूंगा और अपडेट, क्रिएट और डिलीट वाले ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको वापस पुश कर दूंगा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हुडी और आइसबर्ग, ठीक है, का दोनों का आर्किटेक्चर काम करता है। अब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं चीजों को। सो बेसिकली मैंने बोला CDC अपसेट और डिलीट किस तरह से हैंडल होता है कि आपके पास में डेटा आया, डेल्टा फाइल बनी और COW और MOR प्रिंसिपल के थ्रू पहले मर्ज होगा या बाद में मर्ज होगा। मर्ज करने के लिए डेटा फ्रेम्स को मेमोरी में लोड करना पड़ता है। पता कैसे लगता है, कुछ स्पेसिफाइड इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम्स को लेके आते हैं। तो इंडेक्सिंग जो होती है हुडी में 3 तरीके की इंडेक्सिंग काम करती है। आपके पास में होता है ब्लूम फिल्टर इंडेक्स। सो बेसिकली ब्लूम फिल्टर इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में बताता हूं आपको। ये प्रोबेबिलिस्टिक बेस इंडेक्स होता है ना। सो वो फाइल एग्जिस्ट, मतलब वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ब्लूम फिल्टर इंडेक्स होता है। ये लोकल और ग्लोबल दोनों तरीके से होता है। लोकल मतलब उसी वाले डेटा फाइल के अंदर होगा, ग्लोबल मतलब अक्रॉस द डेटा फाइल्स में जाके आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। और हुडी प्राइमरी की एक ऑब्जेक्ट की बनाता है, उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये वाली प्राइमरी की किस पार्टीशन और किस डेटा फाइल को बिलोंग करती है। उसके लिए इंडेक्सिंग मैकेनिज्म होती है। इन सारे इंडेक्स का डेटा आप पर्टिकुलर किसी भी एक एच बेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, तो उसको एच बेस इंडेक्स भी बोलते हैं, या किसी भी रॉक्स डीबी में, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। एच बेस और रॉक डीबी क्या होता है, इनका आर्किटेक्चर क्या, कैसे काम करते हैं, अंडरलाइन डेटा स्टोरेज कैसे काम करता है, इन चीजों के बारे में भी अपन डिटेल में नेक्स्ट सेशंस में जानेंगे। मैं धीरे धीरे सारे पे सेशन बनाऊंगा, आपका हर एक कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है। ठीक है, तो आपके पास में इस तरीके से इंडेक्सिंग काम करती है। सेम फॉर जब आप इस पे आएंगे, क्या बोलते हैं, आइसबर्ग पे आएंगे, तो आइसबर्ग के अंदर भी कुछ मेटा डेटा इंडेक्सिंग होती है, वहां पे भी ब्लूम फिल्टर्स काम करते हैं। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं कि इंक्रीमेंटल पुल रिक्वेस्ट तो नेटिव है, इसमें कोई डायरेक्ट सपोर्ट उसका नहीं होता। तो इंक्रीमेंटल पुल क्वेरीज का मतलब क्या होता है, क्या होता है? सो बेसिकली इंक्रीमेंटल पुल क्वेरीज में ये होता है कि आपके पास में जो इंक्रीमेंटल जो डेटा आपके पास अभी जो आ रहा है, ठीक है, उसको आप ऑन द फ्लाई आगे अपडेट कैसे करोगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया वहां पे MOR होता है, यहाँ पे COW होता है। स्कीमा इवोल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसका एक रीजन है, क्योंकि स्कीमा में जब आप कोई भी चीज चेंज करते हो ना, तो बेसिकली आप उसका इंपैक्ट समझना। अगर कॉलम को रीनेम कर दिया तो फिर पुराने कॉलम पे आपको मैपिंग बनानी पड़ेगी। अगर आपने डेटा टाइप ही चेंज कर दिया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को बनाना। तो जनरली समटाइम्स हुडी एक लेवल तक उस चीज को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आप इंट से फ्लोट कन्वर्ट कर दोगे, चलो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फ्लोट से डबल वगैरह होगा या फिर स्ट्रिंग हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि अंडरलाइन डेटा टाइप चेंज हो गया तो फिर आपको पूरा
रीराइट ही करना पड़ता है टेबल को। बेसिकली जब आप कॉलम का नेम रीनेम करते हैं तो बेसिक होता क्या है कि जब आपने कोई कॉलम बनाया तो उसको एक कॉलम आईडी दे देते हैं। अब इस कॉलम आईडी के corresponding अगर आपने कॉलम नेम चेंज कर दिया तो पुराने वर्जन के अंदर तो वो तो कॉलम आईडी सेम गई होगी, तो कॉलम आईडी के ऊपर मैपिंग बना के रखते हैं न्यू कॉलम की और ओल्ड कॉलम की। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनको अंडरलाइन डेटा को पूरा चेंज नहीं करना होता, सिर्फ ऊपर की जो कॉन्फ़िगरेशन जो मेटा डेटा होता है उसी में चेंज कर देते हैं। उसके माध्यम से इन चीजों को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है और आइसबर्ग इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है इन चीजों को। ठीक है, रीड हैवी एनालिटिक्स, रीड हैवी की अगर मैं बात करूं, होता है रीड हैवी इसके अंदर भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू आइसबर्ग, क्योंकि आइसबर्ग मैंने बताया कि ऑप्टिमाइज क्यों होती है, क्योंकि वो एमओआर को फॉलो करती है। ठीक है, रीड स्लो होता है बट एमओआर को फॉलो करती है, और उसका जो फाइल स्ट्रक्चर होता है ना, तो जनरली क्या करती है, आप जो भी डेटा फाइल देते हो ना उसको एक डेल्टा फाइल बनाती है। ठीक है, और उसको फाइनली मर्ज करती है, तो वो जो मर्जिंग वाला जो प्रोसेस है काफी इफिशिएंट होता है उसमें। फिर म्यूटेबल डेटा सेट्स, स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव रीराइट्स, मतलब आप जब कोई भी डेटा को रीराइट करना चाहोगे तो फिर आपको वापस उसी फॉर्मेट में डेटा बनाना है, सब चीजें करनी है। इस वजह से जनरली जब आप कोई भी डेटा हुडी में राइट करने जाते हो ना, तो क्या करता है वो कि आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर में एक पाथ के फॉर्मेट में डेटा को राइट करता है, तो आप उसमें टाइम स्टैम्प दे सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको ईयर मंथ डे के फॉर्मेट में जाना था, उस फॉर्मेट में डेटा को राइट कर सकते हो। फिर आर्ली फाइल को मिनट में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है ना, बट क्या बोलता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितनी भी आप फाइल्स बनाते हो, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए पार्क फाइल एवरो फाइल की जो एटॉमिक साइज होती है, जो अच्छे आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, वो ये कहते हैं कि इन फाइल की साइज 1 GB से कम होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड बात, आप मैक्सिमम फाइल नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप हर रिकॉर्ड के लिए फाइल बनाओगे तो आपका जो स्कैनिंग है ना वो बढ़ जाएगा, स्कैनिंग बढ़ जाएगा तो आपकी एस्टर की कॉस्ट जो है ना वो शूट अप हो जाएगी आपकी 100x में सीधी, क्योंकि रीड का कॉस्ट लेता है। ठीक है, 10,000 पे सर्टेन कॉस्ट है, उसके बाद में सर्टेन कॉस्ट है, तो रीड का कॉस्ट लेता है। ठीक है, इस वजह से। और यहाँ पे एक और बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप बिग क्वेरी को यूज करते हैं तो बेसिकली बिग क्वेरी और अथेना, अथेना एडब्ल्यूएस का है, बिग क्वेरी जीसीपी का। अथेना जो चार्ज करता है आपको डेटा प्रोसेसिंग के लिए, अथेना मतलब जो अंडरलाइन जो उसके बाद प्रोसेसिंग इंजन जो चलता है, जो आपको डेटा क्वेरी करने देता है इन फाइल्स के ऊपर, ठीक है, वो आपका कंप्रेस डेटा पे चार्ज करता है, कंप्रेस डेटा पे, तो मतलब $5 पर टीबी होता है। और सेम चीज जो आपका बिग क्वेरी होता है ना, ये अनकंप्रेस डेटा पे चार्ज करता है, इसलिए अथेना आपका थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। तो अभी आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू और डिफरेंस समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, मैंने आपको इंडेक्सिंग बताया, मैंने आपको डेटा के फॉर्मेट्स बताया, मैंने आपको सबसे क्रिटिकल पार्ट बताया प्रोसेसिंग वाला कि डेल्टा फाइल और फाइनल फाइल को मर्ज कैसे किया जाता है, सबसे क्रिटिकल ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। इंक्रीमेंटल फाइल में कोई दिक्कत नहीं होती, अपसेट वाली फाइल में जहाँ पे आप अपडेट और डिलीट और क्रिएट ऑपरेशंस होते हैं, वो वाली फाइल क्रिटिकल होती है, क्योंकि आपको उसको डेटा फाइल के साथ में मर्ज करना होता है। ठीक है, एफिशिएंट मर्जिंग आप कैसे करेंगे, तो आपको डेटा को लोड करना पड़ेगा मेमोरी में, तो आपको हैवी कंप्यूटेशन पार्ट चाहिए, राइट, इसलिए इसको बिग डेटा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, तो अपन आएंगे अब की बात थोड़ा सा, चलो फाइनली पढ़ते हैं अपन आइसबर्ग के बारे में। अब आइसबर्ग का जो अंडरलाइन जो डेटा स्टोरेज करने का तरीका है ना, वो किस तरीके से होता है वो समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास में आइसबर्ग का कैटालॉग है। तो बेसिकली हर एक आर्किटेक्चर में कैटालॉग, क्योंकि कैटालॉग क्या दिखाता है, कैटालॉग आपका टेबल की इंफॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है, टेबल की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और स्कीमा की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपके माइस्क्यूएल में जो आपका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जो टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, तो कॉलम नेम डेटा टाइप आते हैं ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आइसबर्ग के कैटालॉग में होती है। ठीक है ना, उसके बाद में मेटा डेटा की फाइल होती है, फिर मैनिफेस्ट फाइल होती है, फिर डेटा लेयर होती है। मैंने बताई थी मेटा डेटा फाइल, मेटा डेटा फाइल पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि इस वाली टेबल का कौन सा वर्जन स्नैपशॉट का एक्टिव है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखूंगा आप, मैंने मेटा डेटा फाइल में S0 स्नैपशॉट है, S0 S1 स्नैपशॉट है। मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, टॉप ऑफ द डेटा फाइल की बनती है। ठीक है ना, सो टॉप ऑफ द डेटा फाइल, ये डेटा फाइल्स है, ये दिखने रही है अभी। ठीक है, तो बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाला रिकॉर्ड किस वाली डेटा फाइल को बिलोंग करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा रेंज क्या है, उसके स्टैट्स क्या है डेटा फाइल के, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें स्टोर करते हैं, मतलब स्टैट्स, डेटा फाइल के स्टैट्स। ठीक है ना, और डेटा का इन्फॉर्मेशन क्या है, ये डेटा का इन्फॉर्मेशन भी हम इस वाली फाइल में स्टोर करता है। जैसे आप कोई भी चीज जब चेंज करने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक डेल्टा फाइल बनाते हो आपके पास में। ठीक है, डेल्टा फाइल इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि डेल्टा फाइल से आपको समझ में आएगा, डेल्टा मतलब गैप जो अभी अपडेट हुआ है। ठीक है ना, वो सारा डेटा लाके फिर फाइनली इसमें मर्ज करेगा, ये डेटा लेयर होती है। और ये एमओआर मतलब मर्ज ऑन रीड को फॉलो करता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आइसबर्ग जो है अपना डेटा स्टोर करके रखता है। ठीक है,
ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका है। एक कैटालॉग होता है, एक मेटा डेटा फाइल होती है, उसके बाद मैनिफेस्ट की फाइल होती है जो कि उस वाले डेटा स्टोरेज या उस वाली डेटा फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन को रखती है, जिससे मैं इफिशिएंटली उस वाले डेटा फाइल को जाके और उसमें जाके उसका डेल्टा डेटा को अपडेट कर सकूं, उसको फाइंड आउट कर सकूं। तो उसमें इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, इसमें भी ब्लूम फिल्टर का यूज होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अपन जाएंगे हुडी वाले के लिए, ठीक है। हुडी का अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हुडी कैसे काम करता है। सो आपका जो होता है हुडी, ठीक है। सो बेसिकली अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। सो ये बेसिकली हुडी टेबल है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि हुडी को समझाने के लिए ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब आते हैं हुडी पे। तो बेसिकली हुडी कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया था। हुडी के अंदर इनबिल्ट सीडीसी डेटा स्ट्रीमर होता है, और जो आइसबर्ग होता है ना, वो एक्सटर्नल सीडीसी को यूज करता है। बेसिकली वो फ्लिंक का सीडीसी यूज कर सकता है, स्पार्क का सीडीसी यूज कर सकता है, वो डेबीजेम को यूज कर सकता है, वो मैक्सवेल को यूज कर सकता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल सीडीसी उसको यूज करना होता है। यहाँ पे आपके पास में राइट और क्वेरी आता है, तो आपके पास टाइमलाइन सर्वर 1 सर्वर 2। तो बेसिकली होता क्या, ये आपका अंडरलाइन डेटा स्टोरेज होता है हुडी के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 तरह की चीजें होती हैं। आपके पास में डेल्टा फाइल होते हैं, कमिट फाइल होता है, और आपके पास क्या होता है, डेल्टा फाइल होगा, डेल्टा, ठीक है, कमिट फाइल होगा, डेटा फाइल होगा। और मैंने बताया कि डेटा फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो पार्टीशन बेसिस पे रखता है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि इनमें पार्टीशन का सपोर्ट भी होता है ना। पार्टीशन का सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ईयर, मंथ और किसी भी कॉलम के बेसिस पे पार्टीशन कर सकते हैं। जब आप क्वेरी करने जाएंगे तो आप पार्टीशन का डेटा देंगे, तो आप उतना ही डेटा प्रोसेस करेंगे, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। उसको बोलते हैं पार्टीशन सपोर्ट। आइसबर्ग में भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ईयर, मंथ, डे, आर के बेसिस पे फाइल और मिनट के बेसिस पे फाइल को ब्रेक कर सकते हैं। फाइनल फाइल आपकी मिनट के अंदर होगी, ठीक है। और हुडी के अंदर 3 तरह के इंडेक्स अपन ने पढ़े थे। ब्लूम फिल्टर पढ़ा था अपन ने, और अपन ने पढ़ा था ग्लोबल, लोकल, और क्या बोलते हैं उसको, एचबीएस इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद में हुडी इफिशिएंटली किस तरीके से आर्किटेक्चर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सीओडब्ल्यू, एमओआर दोनों को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चीजें आपको काफी इफिशिएंट नजर आएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो पूरा आर्किटेक्चर होता है हुडी का, वो एकदम सिंपल है, इस तरीके से काम करता है। जितनी भी कोर्स की डिस्कशन करनी थी मैंने आपसे कर दी है। एक बार मैं वापस रिविजिट करने जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो किसी भी डेटा के अंदर आपके पास ये डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स के बाद आपके पास में सीडीसी होता है। सीडीसी के बाद में आपके पास में प्रोसेसिंग लेयर होती है। प्रोसेसिंग लेयर के अंदर ही हुडी और आइसबर्ग काम करते हैं। इसके बाद आपके पास में ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, और उसके ऊपर आपका फिर क्वेरी इंजन होता है, ठीक है ना। वो अथेना, बिग क्वेरी, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली 5 स्टेप होती है, सोर्स, सीडीसी, प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, और आपका क्या बोलते हैं, क्वेरी लेयर आपकी जो भी होती है, ठीक है। उसके ऊपर आप डैशबोर्ड वगैरह इजिली बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन डेटाबेसेस के अंदर सीडीसी का सपोर्ट आता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे अभी के लिए लिमिटेड एसक्यूएल के अंदर, माइस्क्यूएल में आता है, पोस्टग्रेस में आता है, क्लिक हाउस में आता है, मोंगोडीबी के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज हाईलाइट करा था। आप सिक्वल का तो देख ही लोगे, पोस्टग्रेस वाला भी कर लोगे, बट इन तीनों में मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करा कि ये तीनों जनरली हाई लोड के लिए यूज किए जाते हैं, राइट हैवी आर्किटेक्चर से, ठीक है। तो काफी सारे मॉडर्न जो डेटा आर्किटेक्चर डिजाइन किए जाते हैं उनके लिए इन टूल्स का यूज किया जाता है। बेसिकली आप किसी भी, अगर आप मतलब ट्रांजेक्शन हैवी सर्विस का अगर यूज करेंगे तो आप इन वाले डेटाबेसेस का आप यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने इसमें बताया कि आपका नेटिव सीडीसी का सपोर्ट मोंगोडीबी में होता है, चेंज स्ट्रीम बोलते हैं उसको, उसका होता है। बट इसमें लिमिटेड और लोग बेस होता है कैसेंड्रा के अंदर। इसके लिए मैं ये सीडीसी टेबल अभी नए वर्जन में, मतलब C4 वर्जन में लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। मोंगोडीबी में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीक है। इसमें जनरली पोलिंग और अलग एक्स्ट्रा प्रॉक्सी टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसमें मॉडरेट है, मतलब तो बेसिकली इसमें पोलिंग करनी पड़ती है आपको कोड लिख के, ठीक है। इंटीग्रेशन विद काफका एंड फ्लिंक, इसमें ऑफिशियल कनेक्टर्स आते हैं। काफका सिला के लिए अवेलेबल है, बट इसके लिए एक्सटर्नल कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है कैसेंड्रा के लिए। बिफोर एंड आफ्टर इमेज दोनों में है, इसमें नहीं है। इसमें आप मतलब कैसेंड्रा में नहीं है, कैसेंड्रा जनरली जेवीएम बेस पे है, ठीक है। और ये सिला इसके ऊपर बहुत ऑप्टिमाइज वेम बना गया है, C++ इसका बेस इंजन है, ठीक है। परफॉर्मेंस में गुड, कैन बी हैवी और बेटर देन कैसेंड्रा है, ठीक है। अब इन दोनों के आर्किटेक्चर के बारे में अपन जब डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको इन तीनों चीजों को भी कवर करवाऊंगा कि किस तरह से इन चीजों को अपन यहाँ पे जो डिस्कशन करा वो कैसे हेल्प करेंगे आपको फ्यूचर के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्सिंग का थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि इंडेक्सिंग किस तरह से काम करती है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेन यूज क्या है, फास्ट रिकॉर्ड लेवल अपसेट डिलीट, इफिशिएंट बैच एनालिटिक्स प्लस प्रूनिंग, ठीक है। इंडेक्स ग्रैनुलरिटी
अगर आप जाएंगे तो हुडी में मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी की को एक डेटा फाइल से अटैच करता है, मतलब वो प्राइमरी की लेवल तक जाता है, ये फाइल और पार्टीशन लेवल तक जाता है, स्टेट और जोन मैप्स, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा था डेटा मैप जो मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है कि ये वाला रिकॉर्ड जो है किस डेटा फाइल को, किस या जोन को बिलोंग करता है। ब्लूम फिल्टर आता है अपने पास में, दो इसके अंदर ब्लूम फिल्टर होता है, इसमें इसने नो लिखा है, तो बेसिकली मैंने बोला कि ब्लूम फिल्टर एक पार्शियल ब्लूम फिल्टर बोल सकते हो आप, जो कि आइसबर्ग में यूज होता है। जनरली इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर वो फाइल को जो है पार्टीशन लेवल पर रखता है, मतलब डेटा फाइल को मल्टीपल चंक्स बना के रखता है, ठीक है। इस वजह से एक्सटर्नल इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ स्टोर करने के लिए क्या मेटाडेटा टेबल होती है, मेटाडेटा, एसबीएस होता है, रॉक टेबल होता है। अब जो होता है एक्सटर्नल इंडेक्स में आता है ग्लोबल इंडेक्सिंग की बात करूं, ग्लोबल इंडेक्सिंग अक्रॉस द पूरा डेटा फाइल्स, वो आपको यहाँ पे स्टोर होता है। कॉलम स्टेट्स एंड जोन मैप की बात करेंगे तो यस, क्योंकि इसमें पर फाइल के स्टेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर फाइल के स्टेट्स नहीं होते, यहाँ पे रो लेवल तक आपको जाना पड़ता है, इसलिए पार्टीशनिंग प्रूनिंग बेसिक है, यहाँ पे एडवांस होता है पार्टीशनिंग, ठीक है क्योंकि वहां पे आपके पास में ईयर मंथ और डे का सपोर्ट होता है। रो लेवल डिलीट्स वाई इंडेक्स प्लस रीराइट्स इक्वलिटी प्लस पोजीशन डिलीट फाइल्स, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी डेटाबेस डिलीट करने जाएंगे तो उसकी पोजीशन आपको पता होती है, ठीक है। इस वजह से स्ट्रीमिंग अपसेट ऑप्टिमाइज नॉट नेटिव, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए मैंने बोला था कि हुडी दोनों का सपोर्ट करता है, ठीक है। और हुडी मैंने बोला था कि ओएलएपी ओएलटीपी का भी अच्छा सपोर्ट है। जनरली ओएलएपी के लिए हुडी और ओएलटीपी के लिए अपन आइसबर्ग के लिए को यूज करते हैं। सो स्ट्रीमिंग अपसेट क्यों इसका अच्छा सपोर्ट आता है हुडी के लिए, क्योंकि हुडी के अंदर होता है क्या है ना, इसका खुद का इनबिल्ट सीडीसी है, बट इसके पास सीडीसी नहीं है, तो आइसबर्ग क्या है कि उसके वे में काम करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जब तक आपको डेप्थ पता नहीं होगी ना तब तक किसी चीज के लिए डिसीजन करना डिफिकल्ट होता है, हाँ? इस वजह से इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और आर्किटेक्चर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है। इस वाली क्लास में मैंने आपका कंप्लीट डेटा इंजीनियर का एक जो इंटरव्यू में चीजें पूछी जाएंगी मैंने सारी चीजें डिटेल में कवर करी है। किसी भी तरह का डाउट है, कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। और आगे आने वाले सेशंस में मैं और भी डेप्थ जाऊंगा इन आर्किटेक्चर्स के बारे में, बेसिकली इंटरनल वर्किंग इनकी कैसे काम करती है उनके बारे में अपन समझेंगे, चाहे वो स्पार्क हो, चाहे वो फ्लिंक हो, चाहे वो आपके पास में डिफरेंट डेटाबेसेस हो, ठीक है। उनकी इंटरनल वर्किंग को अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और 30 मिनट में अपना इंटरव्यू क्रैक करिए। थैंक यू सो मच, एंड इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।